हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। आज की क्लास है सी राइट मिल्स। सी राइट मिल्स की बारे में हम पढ़ेंगे, इनके जीवन के बारे में, इन्होंने कौन कौन सी अवधारणाएं दी हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हैं। सी राइट मिल्स एक अमेरिकी समाजशास्त्री थे। 20वीं शताब्दी में एक प्रभावशाली समाजशास्त्री हैं। इन्होंने समाज और व्यक्तिगत जो जीवन है, व्यक्ति का जो व्यक्तिगत जीवन है और समाज के बीच में उन जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं और संरचनाओं के ऊपर ध्यान केंद्रित किया है। उनकी क्या भूमिका रही है उसको समझने का प्रयास किया है। इनका जन्म 1916 में टेक्सास में हुआ, अमेरिका में। इनका जो कार्य है वो है आलोचना करना। आलोचनात्मक दृष्टिकोण को अपनाते हुए इन्होंने समाजशास्त्र में अपना योगदान दिया है। ये आलोचनात्मक दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध थे। इन्होंने समाज को समझने का एक तरीका विकसित किया है कि हमें समाज को किस तरीके से देखना है। जो व्यक्तिगत जीवन है, व्यक्ति का जो जीवन है, व्यक्ति से संबंधित जो समस्याएं हैं जो कि समाज से किस तरह से संबंधित हैं, उसको देखने का प्रयास किया है। समाज को देखने का तरीका विकसित किया है। सी राइट मिल्स की कुछ अवधारणाएं हैं जो कि समाजशास्त्र में इनका योगदान है। जो अवधारणा है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, मिल्स ने इस अवधारणा को विकसित किया कि ये एक समाजशास्त्र में एक पहलू है समाज को देखने का। इसमें यह समझने पे जोर देते हैं कि जो व्यक्ति की निजी समस्याएं होती हैं वो किस तरह से सार्वजनिक मुद्दों से जुड़ी होती हैं। व्यक्ति की जो निजी समस्या होती है, इस अवधारणा में ये कहते हैं कि व्यक्ति की जो निजी समस्याएं हैं वो समाज के बड़े मुद्दों से जुड़ी होती हैं। अगर हम इसको उदाहरण से समझें कि जैसे बेरोजगारी है, तो कई लोग बेरोजगार होते हैं, तो उसमें जब व्यक्ति के पास कोई नौकरी नहीं है, किसी एक व्यक्ति के पास नौकरी नहीं है, तो वो उसकी क्या है, निजी समस्या है। इस व्यक्ति के पास नौकरी नहीं है तो वो इसकी निजी समस्या है। तो ऐसे हर 5वें व्यक्ति के पास ऐसी ही प्रॉब्लम जो है वो पाई जा रही है। तो ये समाज में अगर सामान्य प्रॉब्लम है, सामान्य समस्या है, इसके पास नौकरी नहीं है, इसके भी पास, इसके पास, तो ये सामान्य मुद्दा है। तो ये सामान्य जब समस्या है तो वही एक सामाजिक मुद्दा बन जाती है, समाज का बड़ा मुद्दा बनती है। तो इन्होंने इसी तरीके को समझाया कि कैसे समाज में जो व्यक्तिगत जीवन है, व्यक्तिगत जीवन में जो समस्या है वो सामाजिक बड़ा मुद्दा बनती है, सामान्य मुद्दा कैसे बनती है। इसी तरह से जैसे बेरोजगारी का मुद्दा है कि व्यक्ति की ये पर्सनल समस्या है कि उसके पास नौकरी नहीं है, तो वो बेरोजगारी का मुद्दा बना, सामान्य मुद्दा। ऐसे ही महंगाई का मुद्दा, महंगाई, जब कोई व्यक्ति कुछ खाने पीने का सामान, जो बेसिक नीड है, उनको पूरा नहीं कर पा रहा, उन ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए जो सामान, मान लो जो जैसे खाने का सामान है वो 50 रुपये का आ रहा है, वो अभी बढ़कर उसके रेट जो है वो 60 रुपये हो गए हैं, तो उसके लिए वो महंगाई है, वो उसको नहीं खरीद पा रहा। तो ऐसे ही समाज में जो सामान्य व्यक्ति हैं उनसे भी नहीं खरीदा जा रहा। तो ये जो मुद्दा है वो समाज का सामान्य मुद्दा बन जाता है। जैसे महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, ये एक व्यक्तिगत समस्या से सामाजिक मुद्दा बनता है। आपको भी अगर कोई इससे संबंधित जो आपको समझ में आता है कि उदाहरण दे सकते हैं कमेंट सेशन में अपना, कि कौन सा ऐसा मुद्दा है जो व्यक्तिगत मुद्दा है और वो सामाजिक मुद्दा बने। आज के जो करंट सिचुएशन में जो व्यक्तिगत मुद्दा है और वो सामाजिक मुद्दा बना है, आप कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है द पावर एलिट। पावर एलिट की थ्योरी दी है इन्होंने। मिल्स ने अपनी एक किताब लिखी है द पावर एलिट। इसमें इन्होंने इस थ्योरी को दिया कि कैसे जो अमेरिका के शीर्ष स्थान हैं, अमेरिका में जो उच्च पदों पे हैं, जो सत्ता में हैं, जैसे सरकार, सेना के जो बड़े अधिकारी हैं, कॉरपोरेटर, ये सब लोग क्या हैं, शक्तिशाली हैं। ये सीमित लोग हैं, कुछ लोग हैं जो कि समाज के एक बड़े वर्ग में से ये कुछ लोग होते हैं जो कि इनके पास क्या है, अधिकार हैं, इनके पास शक्ति है, पावर है, तो ये सत्ता में होते हैं। तो ये मिलकर क्या करते हैं, समाज पर नियंत्रण करते हैं।
और आम जनता की जो अपेक्षाएं होती हैं, जो उनके चिंताएं होती हैं, उन चिंताओं को क्या करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। तो ये कहते हैं कि मिल्स कहते हैं कि ये समाज के जो बाकी लोग हैं, जो बाकी वर्ग हैं, सामान्य वर्ग हैं, उनको ये उनकी समस्याओं को नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि जो शक्ति है, वो जो शक्ति और जो सत्ता है, वो किसी इन एलिट, जो कि कुछ थोड़े से ही व्यक्ति हैं, थोड़े से ही कुछ लोग हैं, इनके पास शक्ति का जो बड़ा हिस्सा होता है। क्योंकि सरकार के पास जैसे शक्ति है, सैन्य कॉरपोरेटर के पास, तो जो इनके पास जो शक्ति है, ये क्या करते हैं, कुछ ऐसी नीतियां बनाते हैं जो कि जिसमें सामान्य लोगों को, जो बाकी लोग हैं, उनकी समस्याओं को नज़रअंदाज करते हैं। तो ये इस तरह से फिर समाज पर अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं। उदाहरण, मीडिया, कॉरपोरेटर, सरकारी जो अधिकारी हैं, एक साथ मिलकर कोई नीति बनाई इन्होंने। जब कोई नीति बनाते हैं तो अपने बेनिफिट के लिए भी बनाते हैं, इन अपने हितों को वो ध्यान में रखते हैं। तो जब अपने हितों को ध्यान में रख रहे हैं, शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति संरचना बन जाती है, एलिट पावर कहते हैं इसको। तो अगर कोई नई नीति इन्होंने लानी है तो ये अपने हित को सामने रखते हैं, अपने हित को देखते हैं। इस पर जो बड़े बड़े व्यवसाय हैं उनके पर असर होता है। जैसे कोई नीति, जैसे रिलायंस जियो है, उसमें उन्होंने नीति बनाई, जैसे सबके पास जो इंटरनेट है, सुविधा जो सबको मुहैया करवा दी। जब सबको वो इंटरनेट की सुविधा मुहैया हो गई, ऐसी पॉलिसी लाई गई, तो उस समय BSNL जो है वो डाउन में चला गया। तो इससे अभी क्या हुआ कि उसके जो जियो है उसने रेट बढ़ा दिए, उसके इंटरनेट के जब उसके पैकेज के जब रेट बढ़ा दिए, तो उसकी मोनोपोली स्थापित हो रही है। मोनोपोली होता है एकाधिकार, अपना एकाधिकार स्थापित कर रहा है। तो उसको बैलेंस में लाने के लिए फिर सरकार ने BSNL को भी अब अपलिफ्ट किया है। तो इस तरह से ये समाज में क्या करते हैं, अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं, अपनी कोई ऐसी पॉलिसी ले आते हैं जिसके लोग जैसे आदी हो गए। अब इंटरनेट हर किसी के पास पहुंच गया, फ़ोन हर किसी के पास पहुंच गया, तो फ़ोन के बिना अब किसी का काम ही नहीं चलता है। तो फिर जब उसके आदी हो गए हैं, तो फिर उसके बाद अब जो पैकेज है वो इतना महंगा हो गया कि वो सबके बस की बात नहीं है उसको ख़रीदना। तो इससे क्या हो रहा है कि उनको मजबूरी होती है उस पैकेज को ख़रीदना। तो इसीलिए अब सरकार ने BSNL को भी अपलिफ्ट किया है। तो इस तरह से वो समाज में अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं। पर्सनल ट्रबल्स वर्सेस पब्लिक इश्यूज, व्यक्तिगत और सामाजिक संबंध। मिल्स के अनुसार जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं अक्सर व्यापक सामाजिक संरचनाओं से जुड़ी होती हैं। जो व्यक्ति की अपनी पर्सनल समस्या होती है वो कहीं ना कहीं समाज के साथ जुड़ी होती है, सामाजिक संरचना से जुड़ी होती है। समाजशास्त्र का कार्य व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक ढांचे के बीच संबंधों का अध्ययन करना होता है। जो इन्होंने बात की है, व्यक्तिगत जो समस्या और सामाजिक संरचना से जुड़ी है, जैसे कोई व्यक्ति शिक्षा नहीं पा रहा, अगर कोई व्यक्ति शिक्षा नहीं ले पा रहा है तो ये उसकी व्यक्तिगत समस्या है, उसकी निजी समस्या है। और अगर समाज में हजारों लोग, एक व्यक्ति तो शिक्षा नहीं ले पा रहा है, ये तो उसकी पर्सनल समस्या है। तो अगर हम उसका ओवरऑल पूरे समाज में देखें, एक पर्टिकुलर एरिया में देखें, वहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं उनकी ये निजी समस्या कि वो शिक्षा नहीं ले पा रहे। तो ऐसे ही काफ़ी सारे सामान्य अगर लोग हैं कि वो शिक्षा नहीं ले पा रहे, तो ये जो इनका निजी मुद्दा है वो सार्वजनिक मुद्दा बन जाएगा। क्योंकि फिर ये जो समस्या है शिक्षा ना ले पाना, ये जो समस्या है, इस सार्वजनिक मुद्दे को, फिर इस संरचना को वो बदलना चाहते हैं। जब हम बदलने की संरचना को बदलने की मांग करते हैं तो वो निजी मुद्दे से सार्वजनिक मुद्दा बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि जो 3 तलाक है, 3 तलाक की समस्या जो है वो पर्टिकुलर एक मान लो एक महिला की ये समस्या है। तो जब एक महिला की समस्या, ऐसे बहुत सारी महिलाओं की भी समस्याएं थी, तो ये एक महिला का निजी समस्या होते हुए जब ये सामान्य बाकी सारी महिलाएं, उनका भी एक मुद्दा बन गया, तो ये निजी समस्या से एक सार्वजनिक मुद्दा बन गया कि 3 तलाक को ख़त्म किया जाए, तो उसकी संरचना में बदलाव किया जाए। तो जब निजी समस्या सार्वजनिक
समस्या बन जाती है तो उसकी संरचना में बदलाव किया जाता है। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी, आलोचनात्मक दृष्टिकोण। मिल्स ने जो पारंपरिक समाज है, समाजशास्त्र है, उसको आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखा है। ये कहते हैं कि ग्रांड थ्योरी के बजाय व्यवहारिक और सामाजिक मुद्दों पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कि जो हम थ्योरी बनाते हैं, जो समाजशास्त्र में होता है कि ग्रांड थ्योरीज बनाई जाती हैं, उसको उन्होंने उसकी आलोचना की है। उसकी आलोचना करते हुए कहा कि हमें जो व्यवहारिक हैं, जो सामाजिक मुद्दे हैं, उन पे ध्यान केंद्रित करना है। जैसे बेरोजगारी, गरीबी, ये एक व्यवहारिक मुद्दे हैं। इनके समाधानों पे हमें काम करना चाहिए, ना कि हमें इनसे संबंधित कोई सिद्धांत बनाने चाहिए, बल्कि इन पे ध्यान देकर इनकी समस्या को कैसे हल किया जा सकता है, इनसे संबंधित कैसे कोई पॉलिसी बनाई जा सकती है, उस पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए। रेडिकल समाजशास्त्री, मिल्स जो है वो रेडिकल समाजशास्त्री हैं। इन्होंने शक्तिशाली जो संस्थाएं हैं, जैसे अमेरिकी संस्थानों में सत्ता में जो लोग हैं, उनको उन्होंने, जो आम जनता है उनके बीच में जो असमानता है, उस असमानता को बेनकाब किया, उस असमानता को उन्होंने उजागर किया है। उनके कार्यों ने आगे चलकर समाजशास्त्र में जो है वो आलोचनात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया कि कैसे जो एलिट वर्ग है, वो जो सत्ता में वर्ग है जिसके पास शक्ति है, और जो ऐसा वर्ग है जिसके पास शक्ति नहीं है, वो इस पर अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं। इसके बीच में क्या है? असमानता। उस असमानता को वो आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। तो हम जो सी राइट मिल्स के बारे में देखा कि इनका जो जन्म है वो टेक्सास में हुआ है। ये एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण के समाजशास्त्री हैं। इन्होंने समाज को देखने का तरीका बताया। जो सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन है, इसमें ये अवधारणा दी कि कैसे जो निजी समस्याएं हैं वो समाज के बड़े मुद्दे बनती हैं, बड़े मुद्दों से जुड़ी होती हैं। पावर एलिट, और ये जो सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन है, ये हमें सोचने के लिए प्रेरित करती है कि कैसे जो व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं वो समाज में बड़े मुद्दों से जुड़ी होती हैं। पावर एलिट में जो सैन्य, सरकारी या कॉरपोरेटर होते हैं, वो लोग मिलकर, आपस में मिलकर ऐसी कोई पॉलिसी बनाते हैं जो कि उनके हित के लिए होती है। इसमें जो बाकी लोग हैं उनको नज़रअंदाज किया जाता है, फिर ये समाज पर अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं। व्यक्तिगत और सामाजिक जो संबंध हैं उसके बीच में वो की संरचना से, समाज की संरचना से जुड़ा होता है। व्यक्तिगत जो समस्या है वो निजी समस्या है, जब वो सार्वजनिक समस्या बन जाती है तो उसकी संरचना में बदलाव करने की मांग उठती है। तो आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए कहते हैं कि हमें ग्रैंड थ्योरी नहीं बनानी चाहिए, बल्कि जो व्यवहारिक जो मुद्दे हैं, जो सार्वजनिक मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उन पे काम करना चाहिए, उस समस्या को हल करना चाहिए। उस हल करने के लिए हमें समाधान देने हैं। ये मेजर वर्क्स हैं सी राइट मिल्स की। फर्स्ट है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, 1959 में इन्होंने लिखी। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन की जो अवधारणा है, इसमें ये समझाया कि समाज और व्यक्ति के जीवन के बीच, समाज और व्यक्ति का जो जीवन है उसके बीच में जो संबंध है, उन संबंधों को उन्होंने अध्ययन किया है। नेक्स्ट है वाइट कॉलर, द अमेरिकन मिडिल क्लासेस, 1951 में लिखी है। इसमें जो मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोगों के जीवन और कार्य पे चर्चा की है। मध्यम वर्ग के लोगों के जीवन और कार्य पे चर्चा की है कि कैसे जो औद्योगिक समाज है वो नौकरियां, आर्थिक ज़रूरतों को ही पूरा नहीं करता, बल्कि वो अपना नियंत्रण भी स्थापित करता है समाज पर, समाज के साधनों पर। द पावर एलिट, 1956 में। इसमें कुछ जो चुनिंदा लोग हैं जो सत्ता में हैं, सरकार में हैं और जो सेना में हैं, कॉरपोरेटर हैं, उनके हाथों में जो है वो शक्ति है, पावर है, उनको उन्होंने पावर एलिट कहा है कि कैसे वो समाज पर अपना प्रभाव जमाते हैं। कैरेक्टर एंड सोशल स्ट्रक्चर, द साइकोलॉजी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, 1953 में। मिल्स ने समाज और व्यक्ति के बीच जो संबंध है उस पर ध्यान केंद्रित किया है कि समाज के जो विभिन्न संस्थान हैं व्यक्ति की मानसिकता और जीवन को प्रभावित करते हैं। इस पुस्तक में उन्होंने कि समाज के जो अलग अलग संस्थान हैं वो व्यक्ति की मानसिकता और जीवन को प्रभावित करते हैं।
लिसन यांकी द रेवोल्यूशन इन क्यूबा 1960। क्यूबा में जो क्रांति हुई ये उस क्यूबा की क्रांति पे आधारित है कि कहते हैं कि जो अमेरिकी नीति थी उसकी आलोचना की है उन्होंने, कि क्यूबा के जो दृष्टिकोण को समझाने की कोशिश की है, कि उन्होंने ये दिखाया कि जो क्रांति है वो क्यों आवश्यक थी। अमेरिका की कुछ ऐसी नीतियां थी जिसकी उन्होंने आलोचना की है। न्यू मैन ऑफ पावर अमेरिकाज लेबर लीडर्स 1948 में, इसमें अमेरिकी जो श्रमिक नेता हैं और श्रम संगठनों का अध्ययन किया है। श्रमिक नेता समाज में क्या भूमिका निभाते हैं, किस प्रकार के वो बदलाव चाहते हैं, बदलावों के वो प्रतिनिधि होते हैं, इस पुस्तक में उन्होंने इसके बारे में बताया है। सो फ्रेंड्स, थैंक्स। कमेंट सेक्शन में अपने एग्जाम्पल ज़रूर दें। जो मैंने सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पावर रिलेटिव के बारे में बात की है उसका एग्जाम्पल जो है वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू।